नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फर्जी पिज्जा हट का किया उद्घाटन। कंपनी बोली हमारा कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर बना मजाक। डेनमार्क के सांसद एंडर्स क्रिस्टिसेन बोले ट्रंप भाड़ में जाओ, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, ये 800 साल से है हमारा हिस्सा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बोले गुंडागर्दी नहीं, सम्मान की भाषा समझते हैं। ऐसी दुनिया खतरनाक जहां ताकतवर देश मनमर्जी करे। ट्रंप के 200% टैरिफ की धमकी के बाद दिया बयान। पाकिस्तान में सरबजीत कौर के खिलाफ उठी एफआईआर की मांग। लाहौर कोर्ट में याचिका दायर। नासिर हुसैन पर अवैध पनाह देने का लगा आरोप। ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स का दूसरा बैच भारत लौटा। अब तक 200 से ज्यादा लोग सुरक्षित पहुंचे भारत। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बहुत बढ़ गया है। ईरान की सरकारी टीवी पर 16 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम हत्या की धमकी दी गई। टीवी पर लिखा गया कि इस बार गोली चूकेगी नहीं और इसके साथ 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पर हुए हमले का वीडियो भी दिखाया गया। इस धमकी के करीब 5 दिन बाद ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी हत्या होती है तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इस बारे में अपने अधिकारियों को पहले ही आदेश दे दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ईरान उन्हें मारना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ईरान ऐसा करने में नाकाम रहेगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि 2024 में ट्रंप पर जो हमला हुआ था उसके पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह हमला ईरान के ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला था। साल 2020 में ट्रंप के आदेश पर सुलेमानी को मार दिया गया था, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का करीबी माना जाता था। इस बीच ट्रंप ने जो बाइडेन पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस गंभीर खतरे पर राष्ट्रपति को आधिकारिक बयान देना चाहिए। ट्रंप ये भी दावा कर चुके हैं कि हजारों ईरानी नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, जिसे वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इन सब बातों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि ईरान अमेरिका के अंदर अपने लोगों या प्रॉक्सी के जरिए ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका ईरान टकराव को और खतरनाक मोड़ पर ले जाता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है। देश में कई तरह के प्रदर्शन और विरोध हुए हैं, जिनमें कुछ घटनाओं में भारतीय दूतावास और भारतीय नागरिक प्रभावित हुए हैं। अब जब 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, भारत सरकार ने वहां अपने अधिकारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बढ़ा दी है। भारत ने बांग्लादेश में अपने डिप्लोमेट्स के लिए नॉन फैमिली पोस्टिंग लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब डिप्लोमेट्स अपने परिवार के बिना ही वहां काम करेंगे। इसके तहत ढाका स्थित हाई कमीशन और चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलहट में काम करने वाले 4 असिस्टेंट हाई कमीशन के अधिकारियों के परिवारों को भारत लौटने की सलाह दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ये कदम पूरी तरह एहतियात के लिए उठाया गया है। भारत ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी और उग्र तत्वों की गतिविधियों की वजह से डिप्लोमेट्स और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश में सभी 5 भारतीय मिशन पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे और किसी भी मिशन को बंद नहीं किया जाएगा। सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पिछले साल की पुलिस रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट साझा की। इसमें देश में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े 645 घटनाओं का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 71 घटनाओं को सांप्रदायिक घटनाओं के रूप में दर्ज किया गया, जबकि 574 घटनाओं को गैर सांप्रदायिक माना गया। भारत का कहना है कि इन घटनाओं के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं हो पाई और अंतरिम सरकार इस मामले में पूरी तरह सक्षम नहीं दिखी। अगस्त 2024 में केयरटेकर सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा है। दोनों देशों ने अपने मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत की निगरानी के अनुसार बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और चुनावी माहौल के कारण वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को मुख्य दावेदार माना जा रहा है। भारत को उम्मीद है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो सकता है। वहीं चुनाव से पहले उठाए गए सुरक्षा कदमों से भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके अधिकारियों और नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अधिकारी ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश में सभी भारतीय मिशन और पोस्ट पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेट्स परिवार के बिना काम करेंगे, लेकिन देश में मौजूद सभी सेवाएं और काम सामान्य रूप से जारी रहेंगे। इस स्थिति में भारत की प्राथमिकता है कि चुनाव तक वहां रह रहे भारतीय सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। दिल्ली में बैठक महाराष्ट्र पर तोलमोल और कल लॉटरी सिस्टम से ये फैसला होगा कि मुंबई पर कौन राज करेगा। आपको बता दें कि मुंबई में मेयर की कुर्सी अब सिर्फ नगर निगम की नहीं रही, ये सत्ता, संतुलन और वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन मेयर कौन बनेगा यह अभी भी तय नहीं है। बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 में से 23 नगर निगमों में जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मेयर किसका होगा। वहीं जिस फैसले को नगर निगम में होना था वो अब दिल्ली दरबार पहुंच चुका है। बीजेपी और शिंदे गुट के बड़े नेता दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र की नगर सरकारों का भविष्य तय कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, वरिष्ठ नेता आशीष शेलार और शिंदे गुट से राहुल शेवाले लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ मेयर का नहीं, स्टैंडिंग कमेटी, हेल्थ कमेटी, एजुकेशन कमेटी जैसे ताकतवर समितियों का भी है। बीजेपी का तर्क साफ है, जहां सीटें ज्यादा वहां मेयर भी हमारा। बीएमसी में बीजेपी के 89 पार्षद, शिंदे गुट के सिर्फ 29। बीजेपी चाहती है नेतृत्व उसके हाथ में ही रहे। वहीं शिंदे गुट का कहना है कि गठबंधन है तो सम्मान भी बराबरी का होना चाहिए। यही खींचतान अब महायुति के अंदर तनाव की वजह बन रही है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो पूरी बाजी पलट सकता है, लॉटरी सिस्टम। जी हां, आपको बता दें कि 22 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार 29 नगर निगमों के मेयर पद का आरक्षण लॉटरी से तय करेगी। इस लॉटरी में तय होगा किस नगर निगम में मेयर पद जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या महिला के लिए आरक्षित होगा। यानी किस कुर्सी पर कौन बैठ सकता है ये किस्मत तय करेगी। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र की सियासत के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक हैं, क्योंकि लॉटरी के बाद उम्मीदवार तय होंगे और गठबंधन का फॉर्मूला बनेगा। आज की दिल्ली बैठक और कल की लॉटरी मिलकर तय करेंगी महाराष्ट्र के शहरों की सत्ता, क्योंकि लड़ाई सिर्फ मुंबई की नहीं, ठाणे, नवी मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, हर बड़े शहर में मेयर पद को लेकर सियासी गणित तेज हो चुका है। हर नगर निगम राज्य की राजनीति का पावर सेंटर बन गया है। विपक्ष ने दिल्ली बैठकों पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस का आरोप है कि महाराष्ट्र के फैसले महाराष्ट्र में होने चाहिए, दिल्ली में नहीं। इसे मराठी अस्मिता और लोकतंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी नगर निगम चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली सत्ता की लड़ाई अब जाकर शुरू हुई है। मेयर की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं, ये शक्ति, नियंत्रण और भविष्य की राजनीति की चाबी है। अगले 24 घंटे तय करेंगे कि महाराष्ट्र के शहरों पर किसका राज होगा। दिल्ली की बैठकें, महाराष्ट्र की राजनीति और लॉटरी से निकलेगा अगला मेयर। महाराष्ट्र की राजनीति आगे क्या नया मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कौन जीतेगा बीएमसी का दंगल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहें भारत अपडेट। नमस्कार। आज की बड़ी राजनीतिक खबर भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नितिन नबीन को बिहार में खाली हो रही एनडीए की राज्यसभा सीट पर भेजा जाएगा या वे फिलहाल बिहार की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। हाल ही में भाजपा ने नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नबीन बिहार की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। वे 5 बार विधायक रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ और जमीनी राजनीति का अनुभव उन्हें भाजपा के लिए अहम बनाता है। इसी बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में राज्यसभा की कुछ सीटें जल्द खाली होने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस साल बिहार में कुल 5 राज्यसभा सीटें रिक्त होंगी। इन सीटों पर एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और गठबंधन आसानी से बहुमत जुटाने में सक्षम है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या भाजपा इन सीटों में से एक सीट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को राज्यसभा भेजेगी। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई तत्कालिक फैसला नहीं लिया गया है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार नितिन नबीन का बिहार में विधायक बने रहना पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद माना जा रहा है। इससे बिहार के साथ उनका सीधा जुड़ाव बना रहेगा और राज्य की राजनीति में पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति भी इसके पीछे एक वजह बताई जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भाजपा चाहती है तो नितिन नवीन को राज्यसभा भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पार्टी समय, समीकरण और राजनीतिक जरूरतों को देखते हुए फैसला लेना चाहती है। ये भी संभव है कि भविष्य में उन्हें किसी अन्य राज्य से राज्यसभा में भेजा जाए जहां सीट उपलब्ध हो। फिलहाल स्थिति यही है कि नितिन नवीन बिहार के विधायक बने रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। राज्यसभा को लेकर अटकलें जरूर हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा। आपका क्या ख्याल है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए भारत अपडेट। आज की बड़ी खबर में बात उस भारतीय क्रिकेटर की जिसने गेंद से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन आज वो चर्चा में हैं अपने नागरिक कर्तव्य को निभाने की वजह से। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 462 विकेट दर्ज हैं, हाल ही में कोलकाता में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए पेश हुए। ये सुनवाई मतदाता सूची से जुड़े सत्यापन के लिए की गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के दस्तावेजों या विवरण में विसंगति पाई गई, उन्हें नोटिस भेजकर सुनवाई के लिए बुलाया गया। इसी कड़ी में मोहम्मद शमी और उनके भाई को भी बुलाया गया, क्योंकि उनके वोटर फॉर्म में कुछ जानकारियों में अंतर पाया गया था। शमी को कोलकाता के एक स्कूल में निर्धारित स्थान पर चुनाव अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने अपने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए और अपनी नागरिकता तथा मतदाता पहचान से जुड़े जानकारी भी स्पष्ट की। सुनवाई के बाद मोहम्मद शमी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य है और इसे डरने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो एक गर्वित भारतीय नागरिक हैं और अगर भविष्य में भी उन्हें बुलाया जाता है तो वो हर बार आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। शमी ने यह भी कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रियाएं लोकतंत्र को मजबूत करती हैं और हर नागरिक का ये दायित्व है कि वो चुनाव आयोग का सहयोग करें। उन्होंने साफ कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी वो इस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह की जाँच कर रहा है ताकि फर्जी नाम, दोहरी एंट्री या गलत जानकारियों को समय रहते सुधारा जा सके। आने वाले चुनाव को देखते हुए ये प्रक्रिया और भी अहम मानी जा रही है। मोहम्मद शमी लंबे समय से कोलकाता में रह रहे हैं और वहीं के एक विधानसभा क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता हैं। उन्होंने दोहराया कि उन्हें अपने देश और संविधान और चुनावी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इस पूरे मामले में एक साफ संदेश निकलता है कि चाहे कोई आम नागरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी, कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सभी के लिए समान है। मोहम्मद शमी का ये कदम बताता है कि खेल के मैदान के बाहर भी जिम्मेदारी निभाना उतना ही जरूरी है। तो आज के इस बुलेटिन अपडेट में सिर्फ इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।